हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। एंड दिस इज़ आवर फर्स्ट क्लास ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, जिसमें कि मैं आपको बायोमोलिक्यूल का एक बेसिक समझाऊंगी। एक बेसिक बातें करेंगे कि क्या होता है बायोमोलिक्यूल। बायो केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, तो यानी किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है बायो केमिस्ट्री, बायो प्लस केमिस्ट्री। बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ, राइट। और केमिस्ट्री यानी जिसमें आप मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हो। आपने पढ़ा होगा एटम्स और मॉलिक्यूल के बारे में। तो बायोमोलिक्यूल यानी आपकी जो लाइफ है किससे मिलके बनी है, मॉलिक्यूल्स से। किससे मिलके, मॉलिक्यूल से। तो बायो केमिस्ट्री यानी बायो प्लस केमिकल कंपाउंड यानी बायो प्लस मॉलिक्यूल्स के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो बायो यानी आपकी लाइफ किससे मिलके बनी, मॉलिक्यूल्स से। जैसे कि थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू। जैसे जब आप बायोकेमिस्ट्री के बारे में बात करते हो, तो बायोकेमिस्ट्री में बायो मॉलिक्यूल्स के बारे में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं। केमिस्ट्री यानी केमिकल टर्म्स के बारे में हम यहाँ देखेंगे। तो बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ। मॉलिक्यूल्स क्या, एटम से मिलके मॉलिक्यूल बनते हैं, है ना। एटम से मिलके मॉलिक्यूल बनते हैं। तो अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि मैम कैसे एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो हैं ये मिलके जो हैं वो लाइफ बना रहे हैं। तो जैसे आपने इवोल्यूशन में पढ़ा होगा, जैसे एक बेसिक चीज़ तो आपको पता होगी कि सेल से मिलके क्या बनता है आपका, टिश्यू। टिश्यू से मिलके बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन से मिलके बनता है ऑर्गन सिस्टम, और इससे बनता है ऑर्गेनिज्म, है ना। तो आपने इवोल्यूशन में पढ़ा होगा मिलर यूरे का एक्सपेरिमेंट। मिलर यूरे का एक्सपेरिमेंट जिसमें आपने केमिकल थ्योरी के बारे में देखा होगा। तो वहाँ आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से उन्होंने ए बायोजेनेसिस की थ्योरी को डिस्प्रूव किया था और बायोजेनेसिस के बारे में बताया था। और इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने जो है लैब में एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें आपने देखा था कि इन्होंने सारी कंडीशन जो है जो पहले अर्थ पे थी वो सारी कंडीशंस क्रिएट की। और लास्ट में इनको क्या मिले थे, लास्ट में इनको मिले थे एटम्स और मॉलिक्यूल। एटम्स और मॉलिक्यूल, राइट। और वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या बना रहे थे, वो एटम्स और मॉलिक्यूल जो है वही आपके क्या बना रहे थे, आपके सेल बना रहे थे, सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बना रहे थे, है ना। जिसमें आपने पढ़ा होगा कि आपको वहाँ अमीनो एसिड्स मिले, है ना। अमीनो एसिड्स यानी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इनसे मिलके तो बनता अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है आपका, अमीनो ग्रुप होता है आपका, आर ग्रुप होता है जो हाइड्रोकार्बन की चेन होगी, हाइड्रोजन होता है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये तीन ही चीज़ तो इसमें, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। तो इन्हीं चीज़ों से मिलके आपका क्या बनता है, आपके अमीनो एसिड्स, आपके कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ मिलके बनती है। और इन्हीं यानी एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलके ही आपका क्या बनता है, सेल बनता है। तो यानी कि बायोमोलिक्यूल्स आपको कहना क्या चाहता है कि मॉलिक्यूल से ही आपकी लाइफ बनी है। इतनी बेसिक बात क्लियर है, इस चीज़ में तो कोई कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं है ना। अब यहाँ पर जब आप बायोमोलिक्यूल्स के बारे में बात करते हो, तो बायोमोलिक्यूल्स में बेसिकली हम किसके बारे में बात करते हैं, इसमें हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करेंगे। ये सारे टॉपिक्स हम लोग इंडिविजुअली अलग अलग देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में भी बात करेंगे, और इसी प्रोटीन में आप रामाचंद्रन प्लॉट भी देखोगे। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर लिपिड्स के बारे में भी बात करेंगे। लिपिड्स के बारे में बात करेंगे। लिपिड किससे मिलके बनते हैं आपके, लिपिड किससे मिलके बनते हैं, अल्कोहल प्लस हाइड्रोकार्बन चेन। हाइड्रोकार्बन की चेन, अल्कोहल मान लेते हैं ग्लिसरॉल, है ना। तो इससे मिलके क्या बनते हैं आपके, लिपिड्स बनते हैं। देन यहाँ पर
कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, तो इन सब के बारे में बात करते हैं हम लोग, है ना। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग विटामिन के बारे में बात कर लेते हैं। ये सारे आपके क्या हैं, ये सारे के सारे आपके बायोमोलिक्यूल्स हैं। प्रोटीन किससे मिलके बनते हैं, प्रोटीन आपका पॉलीमर फॉर्म है। प्रोटीन क्या है, पॉलीमर फॉर्म है। किससे मिलके बनता है, अमीनो एसिड से। किससे मिलके, अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड का जब आप स्ट्रक्चर देखते हो तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। एक जगह आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है जो कि एसिडिक ग्रुप है, एक जगह आपका अमीनो ग्रुप होता है, एक जगह आपका हाइड्रोजन ग्रुप होता है, और एक जगह हाइड्रोकार्बन की चेन अटैच होती है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, इन चार के अलावा कोई मेरे को यहाँ एटम दिख ही नहीं रहा है। वैसे ही जब आप कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करते हो तो कार्बोहाइड्रेट में आप मोनोसेकेराइड के बारे में पढ़ते हो, जो एक ही शुगर होगी, जिसमें डाइसेकेराइड दो शुगर मिलके बनाएंगी, एंड पॉलीसेकेराइड जिसमें आप अमाइलोज, अमाइलोपैक्टिन के बारे में पढ़ते हो, तो पॉलीसेकेराइड। तो यहाँ पर जब आप देखते हो तो डाइसेकेराइड का एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल क्या आपका, सुक्रोज। क्या है, सुक्रोज, जो कि प्लांट में ट्रांसपोर्टिंग मोलिक्यूल है ना, क्योंकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो ट्रांसपोर्ट यही होती है, कौन, सुक्रोज। तो इसमें एक एग्जाम्पल लेके चलो आप, सुक्रोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर क्या बनी आपकी, सुक्रोज, ठीक है। जैसे मोनोसेकेराइड में आप बात करो ग्लूकोज के बारे में, ग्लूकोज हो गया, राइबोज हो गए, सारे क्या हैं आपके मोनोसेकेराइड। राइबोज 5 कार्बन की शुगर है। ये शुगर कहाँ यूज होती है, राइबोज, ये शुगर आपकी यूज होती है डीएनए और आरएनए में यूज होती है। ये डीएनए और आरएनए में बनाने में यूज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इनका स्ट्रक्चर भी देखते हो, जैसे मैं यहाँ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा देती हूँ, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जब आप देखोगे, या राइबोज का बना देती हूँ क्योंकि डीएनए और आरएनए में यूज होती है, तो आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा, आपने मोलिकुलर बायोलॉजी में पढ़ा होगा। तो ये 5 कार्बन कंटेनिंग क्या है आपकी, राइबोज शुगर है। इसमें यहाँ फर्स्ट कार्बन होता है, ये सेकेंड कार्बन, यहाँ क्या होता है, कार्बन, ठीक है। और अगर आप बात करो यहाँ पर क्या अटैच होता है, यहाँ पर कोई भी नाइट्रोजनस बेस अटैच होगा, जैसे वो एडेनिन हो सकता है, थाइमिन, ग्वानिन, यूरासिल, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, साइटोसिन, कोई भी एक नाइट्रोजनस बेस होगा। किसके थ्रू अटैच होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू। इसके अलावा यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है ना, फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। और कौन सा बॉन्ड होता है यहाँ पर जो बॉन्ड होगा वो आपका फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होता है। उसके बाद में यहाँ 3 फॉस्फेट अटैच होते हैं, और ये जो बाकी के 2 फॉस्फेट होते हैं, बीटा और गामा, इनके बीच कौन सा बॉन्ड होता है, फॉस्फो एनहाइड्रिक बॉन्ड होता है। ये आपका मोलिकुलर बायोलॉजी का कंसेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं समझाना क्या चाह रही हूँ आपको, जब आप स्ट्रक्चर देखते हो राइबो शुगर का, इस शुगर का आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें आपको केवल कार्बन, बीच में कार्बन दिखेगा, एक आपको यहाँ OH दिख जाएगा, H दिख जाएगा, OH दिख जाएगा, H दिख जाएगा, कार्बन। यानी इसमें क्या है, आपका कार्बन है, OH है, H है, और जो नाइट्रोजनस बेस आपकी अटैच है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं किसी नाइट्रोजनस बेस का एग्जाम्पल बना लेती हूँ, जैसे मैं यहाँ बना लेती हूँ एडेनिन बना लेती हूँ, लेट सपोज एडेनिन क्या है आपका, प्यूरिन है। तो एडेनिन का स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो एडेनिन आपका कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 6 पे जो है 6 अमीनो प्यूरिन कहा जाता है इसको, तो 6 पे अमीनो ग्रुप होगा। इसके अलावा यहाँ पर ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा। यहाँ पर नाइट्रोजन अटैच होगी, थर्ड वाले पे नाइट्रोजन अटैच होगी, 6, 7, 8। इसके अलावा 7 वाले पे नाइट्रोजन अटैच होगी, है ना। तो इस तरीके से यहाँ प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पर जब आप देखते हो तो यहाँ पर प्यूरिन, मान लो एडेनिन मैंने ले लिया, एडेनिन कहाँ से अटैच है, एडेनिन इससे अटैच है, राइबो शुगर से। तो यानी जो न्यूक्लियोटाइड पूरा बना है आपका, यहाँ पर भी क्या है आपका, नाइट्रोजन, ठीक है। इस राइबो शुगर में क्या क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। बताना मैं ये चाह रही हूँ, चाहे आपका कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे आपका प्रोटीन में जो अमीनो एसिड से मिलके बनता है वो स्ट्रक्चर हो, चाहे आपके लिपिड्स हो, लिपिड में भी अगर आप ग्लिसरॉल के बारे में बात करोगे तो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, है ना। यहाँ पर क्या अटैच होगा, OH अटैच होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है आपका और हाइड्रोकार्बन चेन यहाँ अटैच होगी। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे कोई भी स्ट्रक्चर हो आपका, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन इन्हीं मॉलिक्यूल से मिलके बनता है। कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन इन्हीं मॉलिक्यूल से मिलके आपका क्या बनता है, मोस्ट ऑफ द बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है। क्योंकि आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, विटामिन हैं, डीएनए है, आरएनए है, सब कुछ कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मिलके बना है। ये मैंने क्या समझा, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं आपको पढ़ाऊंगी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन और डिटेल में सारी चीज़ें समझाऊंगी मैं आपको। अभी के लिए केवल इतना याद रखो कि जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे आपके कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इनसे मिलके बनते हैं। तो आपका जो बॉडी है वो किससे मिलके बनता है, मोस्टली जो चीज़ें हैं आपकी कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनती है। तो आप यहां पर देख सकते हो आपके बॉडी में मेनली क्या पाया जाएगा, कार्बन, ये चीजें पाई जाएंगी, ये वाली चीजें कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये सबसे मेजर पोर्शन आपका बॉडी में इन्हीं का पाया जाएगा। किनका, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। तो आप देख सकते हो ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18.5%, हाइड्रोजन 9% और नाइट्रोजन 3.5%। यानी मोटा मोटे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 60, 70, 80, 90 यानी लगभग यहाँ पर अगर मैं मान के चलूँ तो 95+% आपका क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन यही प्रेजेंट है आपके बॉडी में। बाकी जो एलिमेंट्स है वो तो बहुत कम अमाउंट में है। मेजरली आपका बॉडी क्या कंटेन करके रखता है, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्योंकि आपके बॉडी में क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, डीएनए है, आरएनए है, ये सब किससे मिलके बनता है, सभी कुछ तो कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मिलके बनता है। तो यहाँ पर बायोमोलिक्यूल में बेसिकली जो हम पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, लिपिड्स पढ़ेंगे, प्रोटीन्स पढ़ेंगे और न्यूक्लिक एसिड जिसमें आप डीएनए और आरएनए के बारे में बात करते हो, इनके स्ट्रक्चर को भी मैं डिटेल से आपको यहाँ पर समझाऊंगी, जिसमें आपको डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, आरएनए का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, क्या प्यूरिन होते हैं, क्या पिरामिडिन्स होते हैं, इन सब के बारे में, क्या न्यूक्लियोटाइड होता है, क्या न्यूक्लियोसाइड होता है। प्रोटीन्स में मैं आपको अमीनो एसिड क्या होते हैं इनके बारे में देखेंगे। प्रोटीन्स में हम लोग अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर्स देखेंगे। इसके अलावा इसी के अंदर हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर देखेंगे। लिपिड्स के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से जो आपकी सेल होती है, सेल जो है आपकी किस तरीके से, क्योंकि आपने सेल में पढ़ा होगा कि आपकी जो सेल है वो बेसिकली किससे मिलके बनती है, फॉस्फोलिपिड से मिलके बनती है। और फॉस्फोलिपिड में भी आपने पढ़ा होगा ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में जो अल्कोहल होता है वो ग्लिसरॉल होता है, और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड में जो अल्कोहल यूज होता है वो स्फिंगोसिन होता है। बाकी दोनों में हाइड्रोकार्बन चेन होती है। तो यहाँ पर सेल का स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो मैं पूरा आपको बताऊंगी यहाँ पर। और लिपिड्स के बारे में देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट में आपको मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, इन कार्बोहाइड्रेट के बारे में करवाऊंगी। तो हमें बायोमोलिक्यूल में या बायोकेमिस्ट्री में ये मेन पोर्शन है जो हमें कवर करना है। ठीक है। अब अगर आप सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हो या मोलिकुलर बायोलॉजी आप पढ़ते हो तो हर एक में आपको ये काम आएगी बायोकेमिस्ट्री। क्योंकि जब आप सेल का स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो आपको, जैसे आपको करवाया जाता है फॉस्फेटिडाइल सेरीन करवाया जाता है, फॉस्फेटिडाइल कोहेलिन कराया जाता है, तो आपको समझ में आएगा कि ये स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, क्यों इनके ऊपर, जैसे कहा जाता है कि जो फोस्फोटिडाइल इथेनोलामाइन है वो अमीनो ग्रुप कंटेनिंग है ना। तो इस तरीके से आपको चीज़ें जो बताई जाती हैं तो हम ये समझेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे बने हैं सारे के सारे, फॉस्फेट ग्रुप कैसे प्रेजेंट है, कैसे उस फॉस्फेट ग्रुप के साथ कोई और ग्रुप अटैच है, तो इन सब के बारे में देखेंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि बायोकेमिस्ट्री जो है, जितने भी यूनिट है अगर आप पढ़ते हो तो बायोकेमिस्ट्री जो है सब में ही आपकी काम आती है। तो सारे ही सब्जेक्ट को आप इन डेप्थ या फिर अपने कंसेप्ट क्लियर तभी कर सकते हो जब आपको बायोकेमिस्ट्री आती होगी। क्योंकि सेल में आप जब सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हो तो वहाँ लिपिड्स के स्ट्रक्चर में आप देखते हो फॉस्फोलिपिड से मिलके बनती है सेल आपकी, तो उसका स्ट्रक्चर आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हो। इसके अलावा डीएनए आरएनए में आप न्यूक्लिक एसिड्स, मोलिकुलर बायोलॉजी में आप न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ते हो, तो डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर आपको बायोकेमिस्ट्री बताती है ना। तो यानी कि बायोकेमिस्ट्री आपकी एक इम्पोर्टेंट यूनिट है। तो आज से हर
ऑल्टरनेटिव डेज में, यानी कि आपका जैसे आज लेक्चर आ जाएगा, तो आज लेक्चर आया फॉर एग्जांपल, आज 19 को लेक्चर आया आपका, 20 को गैप रहेगा, फिर 21 को लेक्चर आएगा। इस तरीके से 1 डे गैप होगा और नेक्स्ट डे आपका लेक्चर आएगा। डेली आपका लेक्चर जो है 10 PM तक अपलोड हो जाएगा, 10 to 10:30 PM के बीच में अपलोड हो जाया करेगा डेली, ठीक है। तो एक सीरीज चलेगी जिसमें मैं आपको लमसम 15 से 20 लेक्चर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये कंप्लीट करवाने की मैं कोशिश करूँगी। तो अगर आपका अच्छा रिव्यू मिलता है तो मैं कंटिन्यू करूँगी, लेकिन अगर रिव्यू अच्छा नहीं मिलता है तो मैं वहीं पे डिसकंटिन्यू कर दूँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इतना हम लोगों ने देख लिया कि बायोमोलिक्यूल जो है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। इसके अलावा ये भी देख लिया कि जो हमारी बॉडी होती है वो मेनली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये कंटेन करके रखती है, क्योंकि अमीनो एसिड या प्रोटीन कह लो, न्यूक्लिक एसिड कह लो जो कि डीएनए आरएनए होता है, कार्बोहाइड्रेट कह लो, फैटी एसिड या लिपिड कह लो, सब कुछ आपका कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। कार्ब क्या होते हैं? आपके शुगर होते हैं। जैसे आप कभी भी कोई डाइट करता है तो डाइट में कहा जाता है ना, कार्ब कम खाओ। कार्ब कम खाओ का मतलब क्या है? कार्बोहाइड्रेट कम खाओ, है ना, कहा जाता है ना, शुगर कम खाओ, कार्ब कम खाओ, है ना। इसके अलावा कहा जाता है प्रोटीन ज़्यादा खाओ, है ना, सुने होंगे आपने टर्म्स। ऑयल फूड कम खाओ, है ना। तो वही है, कार्ब्स जो है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है ये सारे, शुगर, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज। इसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो डीएनए और आरएनए जो है न्यूक्लिक एसिड्स हैं। ऑयल जो है, जो भी आप ऑयल की जो भी आप फास्ट फूड खाते हो सारे का सारा आपका ऑयल या फैट कंटेन करके रखता है, चाहे वो सैचुरेटेड हो चाहे वो अनसैचुरेटेड हो। चलिए बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है प्लांट्स में। चलिए इसको मैं कल करवाऊंगी कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, इनका बेसिक मैं कल करवाऊंगी। अभी हम यहाँ से देखते हैं। ये आप लोगों ने देख लिया, ये लेनिंजर से लिया गया ये डायग्राम 6th एडिशन से। तो यहाँ पर आप देखो कि ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया ये जा रहा है, जैसे सेल है, सेल के अंदर क्या होता है? आपका न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? आपके क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम के अंदर आपका क्या होता है? डीएनए होता है, आरएनए होता है, यानी जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए आरएनए किससे मिलके बनता है? न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनता है। न्यूक्लियोटाइड किससे मिलके बनते हैं? आपके न्यूक्लियोटाइड आपका शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेस से मिलके बनता है। तो वही चीज ये कहना चाह रहे हैं कि आपके बॉडी की जो मेन यूनिट है, जहां से जो स्टार्टिंग हो रही है वो किससे है? वो आपकी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यही पार्टिसिपेट कर रहे हैं एट द एंड, स्टार्टिंग इन्हीं यूनिट से हो रही है। चाहे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देख लो, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी जब आप देखोगे तो लिपिड जो है कार्बन, हाइड्रोजन कंटेनिंग ही है। प्रोटीन्स जब आप देखोगे तो प्रोटीन्स भी आपके कार्बन, हाइड्रोजन कंटेनिंग ही है। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया यही जा रहा है कि आपका जो बॉडी है उसमें मोस्टली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो है 95 to 96% जो है इन्हीं से मिलके बना होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आपको ओवरव्यू दिया गया है कि कार्बोहाइड्रेट जो है, मोनोसेकेराइड जो है, ये कैसे ज्वाइन होते हैं। एक कार्बोहाइड्रेट दूसरे कार्बोहाइड्रेट के साथ में जब जुड़ जाता है तो इसको डाइसेकेराइड कहा जाता है। और इस तरीके से बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट जो है आपस में जब जुड़ जाते हैं तो इसको पॉलीसेकेराइड कहा जाता है। एक कार्बोहाइड्रेट मोइटी दूसरे कार्बोहाइड्रेट मोइटी के साथ में, एक मोनोसेकेराइड दूसरे मोनोसेकेराइड के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो है अमीनो एसिड से मिलके बनते हैं। जब एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ जुड़ता है, कैसे जुड़ता है? पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। एग्जाम्पल है इंसुलिन एंड कोलेजन, ये भी किससे मिलके बनते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड आपका डीएनए और आरएनए होता है। डीएनए और आरएनए किससे मिलके बनता है? न्यूक्लियोटाइड से। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता जाता है और डीएनए की चेन बनती जाती है। कैसे जुड़ता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है। तो डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर में भी जो आप देखते हो तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फेट इन्हीं से मिलके बनता है। लिपिड के बारे में जो आप देखते हो तो लिपिड में आप फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के बारे में, ये कैसे ज्वाइन होते हैं? एस्टर बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन होते हैं। किसके थ्रू ज्वाइन होते हैं? एस्टर बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन होते हैं ये। क्योंकि ग्लिसरॉल जो है आपका एल्कोहल है। ग्लिसरॉल क्या है? एल्कोहल है। एल्कोहल यानी OH कंटेनिंग है। और जब इसके साथ में आपके फैटी एसिड की चेन जुड़ जाते हैं, हाइड्रोकार्बन चेन जुड़ जाते हैं, तो ये आपका क्या है? एसिड है।
और जब एसिड और अल्कोहल के बीच रिएक्शन होती है तो यहाँ जो बॉन्ड बनता है उसको एस्टर बॉन्ड बोलते हैं। तो अल्कोहल और आपका एसिड, इनके बीच में जब रिएक्शन होगी तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? एस्टर बॉन्ड। अभी के लिए केवल इतना याद रखिएगा, इसको मैं डिटेल में समझाऊंगी जब मैं आपको बताऊंगी डीएनए में किस तरीके से आपके स्ट्रक्चर ज्वाइन होते हैं। ठीक है, अभी के लिए बस एस्टर बॉन्ड इतना याद रखिएगा कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है कैसे ज्वाइन होते हैं? एस्टर बॉन्ड के थ्रू। ये मैं सब कुछ डिटेल में करवाऊंगी। अभी एक लेक्चर में अगर मैं करवाने लग गई तो बहुत लेंदी हो जाएगा, जब एक एक टॉपिक में करवाऊंगी तो बहुत डिटेल में करेंगे। ये न्यूक्लियोटाइड कैसे जुड़ते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू। देख सकते हो आप एस्टर बॉन्ड, यानी इसमें भी क्या हो रहा होगा? कहीं ना कहीं अल्कोहल और एसिड, इन्हीं की रिएक्शन हो रही होगी। अमीनो एसिड जॉइन बाय पेप्टाइड बॉन्ड, मोनोसेकेराइड जॉइन बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सब किससे मिलके बनते हैं? एलिमेंट कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, इन्हीं से मिलके बनते हैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन कौन, यानी ये तीन, इनको शॉर्ट में बोलो आप कौन, CHON कौन, है ना। तो यानी कि इन्हीं से मिलके क्या बनता है आपका मोस्ट ऑफ द मेजर पार्ट जो है बॉडी का वो इन्हीं से मिलके बना है। तो देख भी सकते हो CHON ये 96% पार्ट बना रहे हैं, बाकी जो एलिमेंट्स है वो 4% पार्ट ही बना रहे हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछा गया है। टाइप ऑफ बॉन्ड, अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, आप है ना चीज़ों में कंफ्यूज मत होइएगा कि केमिस्ट्री में तो इस बॉन्ड को वीक बॉन्ड कहा गया है, इस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहा गया है। अभी जो बताया जा रहा है केवल इतना देखिएगा बायोलॉजी के टर्म्स में। तो जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है? आयोनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड के बारे में जब आप बात करते हो तो आयोनिक बॉन्ड में जैसे यहाँ पर क्या होगा, एक जो आपका एटम है वो क्या करेगा? दूसरे को क्या देगा? दूसरे को वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए क्या देगा? उसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा। तो यानी कि मान लो कि जो सोडियम है NaCl, सोल्ट के बारे में जब आप देखते हो तो सोल्ट में इसका क्या होता है? 11 होगा इसका एटॉमिक नंबर। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। क्लोराइड का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17, है ना। अगर आप NaCl के बारे में देखते हो, थोड़ा सा अगर मैं समझाऊं आपको आयोनिक बॉन्ड के बारे में, तो जब आप NaCl के बारे में देखते हो तो सोडियम का कितना होगा एटॉमिक नंबर? 11। क्लोराइड का कितना होगा? 17। ठीक है, अब सोडियम का देखिए, फर्स्ट शेल में 2 एटम, सेकंड में 8 और थर्ड में 1। इसका देखिए, इसमें 2, 8 और 7। अब इसको ना अपनी वैलेंसी फुलफिल करने के लिए इसको क्या चाहिए? इसको अगर एक और एटम मिल जाए ना, इसको मजा आ जाएगा। और इसके लास्ट में 1 एटम है ना, इसको तो 7 चाहिए ना कंप्लीट करने के लिए। तो इसने सोचा मेरे पास 7 तो आ नहीं सकते इलेक्ट्रॉन, तो ऐसा करता हूँ ये एक तेरे को दे देता हूँ, तू रख। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया। तो जो देता है तो हमेशा ही क्या करता है? वो दे रहा है, यानी उसके पास में है धन, उसके पास में है, रिच है वो, यानी प्लस चार्ज लगेगा। क्लोराइड ले रहा है यानी वो गरीब है, उसके पास कमी है, तो माइनस चार्ज लगेगा। ठीक है, तो ये होता है आयोनिक बॉन्ड। जब कोई अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को डोनेट कर देता है, उसको क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड। जब शेयरिंग होती है तो उसको क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। शेयरिंग जैसे कि आप किसी के साथ कुछ चीज शेयर कर रहे हो, है ना, कंप्लीटली उसको नहीं दे रहे हो, शेयर कर रहे हो, तो शेयरिंग करने को क्या बोलते हैं? आप कोवेलेंट बॉन्ड। जब कंप्लीटली डोनेट कर दे रहे हो तो आयोनिक बॉन्ड, जब शेयरिंग कर रहे हो तो कोवेलेंट बॉन्ड। अब शेयरिंग भी कई तरीके की होती है। शेयरिंग जैसे आपके पास में 10 चॉकलेट हैं, तो 10 चॉकलेट में से फॉर एग्जाम्पल आप 3 अपनी बहन को दे रहे हो और 7 भाई खुद रख रहा है, तो ये क्या हो गई? ये तो इक्वल शेयरिंग नहीं हुई, अनइक्वल शेयरिंग हुई है। तो जब अनइक्वल शेयरिंग होती है तो इसका क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है, जब अनइक्वल शेयरिंग यहाँ पर हो रही है तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा पोलार कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, एक हो सकती है इक्वल शेयरिंग, ठीक है, एक अनइक्वल एक इक्वल। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का जब आप एग्जाम्पल लेते हो O2, तो ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है 8 एटॉमिक नंबर। तो यानी कि 2 और 6, लास्ट में कितने होंगे इसके? 6 होंगे शेल में। और दूसरी जो ऑक्सीजन है इसके भी 6 होंगे शेल में। तो दोनों को ही 2-2 की जरूरत है। तो ये क्या कर रहे हैं? अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर ले रहे हैं कि तू मेरे 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, तू मेरे ले ले, शेयर कर रहे हैं, दे नहीं रहे हैं, शेयर कर रहे हैं।
तो इक्वल शेयरिंग जब होती है तो उसको बोलते हैं नॉन पोलार। नॉन पोलार किसको बोलते हैं? जब इक्वल शेयरिंग होगी, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। और जब अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो उसको क्या बोलेंगे? पोलार। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रही है? शेयरिंग। जैसे हाइड्रोजन का जब आप देखते हो तो एक है इसका एटॉमिक नंबर। क्लोराइड का जब आप देखते हो तो इसमें भी लास्ट में क्या है? इसमें भी एक है। तो यहाँ क्या होगा? हाइड्रोजन गिव 1 इलेक्ट्रॉन टू क्लोराइन। ठीक है, हाइड्रोजन क्या कर देता है? अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। इसने क्या कर दिया? इसको दे दिया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन की हो रही है। तो यानी कहने का मतलब ये है सिंपल सा कि कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है। बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो आयोनिक, मेटल और कोवलेंट ये तीनों क्या है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इससे क्वेश्चन पूछा गया है। आयोनिक, मेटेलिक, कोवलेंट तीनों क्या है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। वीक बॉन्ड है आपका हाइड्रोजन वंडरवॉल, डायापोल, डायापोल एंड हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, इसकी एक खास बात है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इसकी एक खास बात है, ये हमेशा उसके साथ में बनेगा, उस एटम के साथ में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जैसे हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है हाइड्रोजन की वो 2.1 होती है। तो ये बोलता है कि जिसकी मेरे से 0.9 ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसी के साथ मैं बॉन्ड बनाऊंगा। यानी कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 से ऊपर है, 3 या 3 से ऊपर है, उसी के साथ ही क्या बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। क्योंकि इसकी शर्त क्या है? इसकी शर्त ये है कि मेरी 2.1 है, मेरी तो 2.1 है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 2.1। तो ये बोलता है कि मैं जिसके साथ भी बॉन्ड बनाऊंगा ना उसकी मेरे से 0.9 इतनी ज्यादा होनी चाहिए। तो 2.1 प्लस 0.9 कितना हो जाता है? 3। यानी किसके साथ बना सकता है? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 या 3 से ज्यादा है उसी के साथ बना सकता है। यानी ये चाह रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है ना वो 0.9 रहे इसके और दूसरे किसी भी एटम के साथ में। ठीक है, और डिटेल में देखेंगे इसको अभी आगे। फिर आता है बॉन्ड स्ट्रेंथ। अगर आप देखोगे तो कोवलेंट आयोनिक मेटल, सिम, ठीक है, सिम कोवलेंट आयोनिक मेटल, इनकी क्या होती है? बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की सबसे ज्यादा कोवलेंट की, फिर आयोनिक की, फिर मेटेलिक की। फिर यहाँ पर है हाइड्रोजन डायपोल वंडरवॉल यानी HD। ठीक है, सिम क्या है? HDV। ठीक है, HD है। ठीक है, HD वाली है। ठीक है, सिम HD वाली है, ऐसे याद रख लेना। तो CIMHDV यानी कि कोवलेंट आयोनिक मेटालिक हाइड्रोजन डायापोल एंड वंडरवॉल। ठीक है, जैसे अगर कोई क्वेश्चन आया हुआ है तो लेट मी शो यू द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको हाइड्रोजन बॉन्ड समझाती हूँ। यहाँ क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। तो यहाँ पर ये आपको क्या दिया गया? ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी गई है। ये जो चार्ट है पीरियोडिक चार्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ दी गई है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आप देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन की बोला गया है कि 2.1 है, इसके बाद में इसकी 1 है, इसकी 1.5। अपने से कम के साथ तो ये बनाएगा ही नहीं बॉन्ड, तो इनके साथ तो ये बना ही नहीं सकता, इसके साथ भी नहीं बनाएगा, इसके साथ बना लेगा क्योंकि 2.1 प्लस 0.9 3। ये क्या चाह रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। जैसे नाइट्रोजन हो गया और हाइड्रोजन हो गया, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, हाइड्रोजन की 2.1 है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 0.9 आ रहा है। ये चाह रहा है कि जिसके साथ भी ये बॉन्ड बनाए ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.9 या 0.9 से ज्यादा हो। ठीक है, तो यानी ये 3.5 इसके साथ भी बना लेगा, FON इसके साथ भी बना लेगा, क्लोराइड के साथ भी बना लेगा, है ना, इसके साथ नहीं बना पाएगा, इसके साथ भी नहीं बना पाएगा, बाकी इनमें से किसी के साथ भी बॉन्ड नहीं बना पाएगा। किसके साथ बना सकता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड क्लोराइड। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो बना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा वो फ्लोराइड के साथ बनेगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है। इसका 4 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी 2.1 है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कितना डिफरेंस हो गया? 1.9। 4 में से 2.1 को माइनस करोगे 1.9, इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। ऑक्सीजन की 3.5 है, इसकी 2.1 है, नाइट्रोजन की 3 है, इसकी 2.1 है, क्लोराइड की 3 है, इसकी 2.1 है। यानी फ्लोराइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इनके साथ ये क्या कर सकता है? बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए आप, आउट ऑफ द विच हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्कीम शोन बाय विच वन करस्पॉन्ड टू द वीकेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। आपको बताना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनेगा लेकिन कमजोर बनेगा। तो कैसे चेक करेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखेंगे हम लोग। कैसे चेक करेंगे?
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस चेक करेंगे। जितना डिफरेंस ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जितना ज्यादा डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जितना ज्यादा डिफरेंस उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, और जितना कम डिफरेंस उतना कमजोर। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले देखते हैं यहां पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ बन रहा है, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो यहां पर एक चीज देखिए कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 2.1 हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की कितनी है, 3.5 है। ये हाइड्रोजन की 2.1 है, ऑक्सीजन की 3.5 है। डिफरेंस देखो, 3.5 में से 2.1 को माइनस करो, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1.4। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इतना है, तो इसमें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है, 1.4। अगला चेक करते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 3 दी गई है। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3, तो 3 में से अगर मैं 2.1 को माइनस करूं तो कितना आएगा, 0.9। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यहाँ कितना है, 0.9। अगला बॉन्ड जो बन रहा है वो हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है, इनके बीच में बन रहा है। तो हाइड्रोजन की कितना होता है, 2.1, दूसरे हाइड्रोजन का भी 2.1, ये तो 0 हो जाएगा। 0 पे तो कभी बॉन्ड बनता ही नहीं है, 0.9 से ज्यादा होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्ड ही नहीं बनेगा। नेक्स्ट हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का तो अभी देखा हमने 0.9 डिफरेंस है। तो यहाँ एक चीज देखने को मिली कि फर्स्ट ऑप्शन में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है 1.4 है, तो यहाँ तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा कंपेरेटिवली इन दोनों के, 3 और 4 के। तो ये ऑप्शन तो हट जाएगा क्योंकि वीक बॉन्ड पूछा गया। तो यानी या तो थर्ड ऑप्शन है, या तो मेरा कौन सा ऑप्शन है, या तो थर्ड ऑप्शन है, या तो मेरा फोर्थ ऑप्शन है। अब कैसे चेक करेंगे, क्योंकि दोनों में ही नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड है। अब इसके बगल वाला देखो, बगल वाला कौन है, इसके बगल में है नाइट्रोजन, इसके बगल में है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, तो इसको तो हटा देंगे हम, बचेगा कौन सा, फोर्थ। तो फोर्थ आपका आंसर होगा यहां पर, ठीक है। आगे देखिए यहां पर बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी जैसे मैंने बता दिया आपको, सिम यानी कोवेलेंट आयोनिक मेटालिक, HDV, ठीक है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इनकी इस तरीके से होती है। तो बॉन्ड एनर्जी किलो कैलोरी में अगर आप देखोगे तो कोवेलेंट की 80 किलो कैलोरी होती है एनर्जी बॉन्ड की, कोवेलेंट बॉन्ड की। आयोनिक बॉन्ड की 40 किलो कैलोरी होती है एनर्जी। मेटालिक की कितनी होती है, 40 किलो कैलोरी होती है। हाइड्रोजन की 3 किलो कैलोरी होती है। डायोपोल की 1 किलो कैलोरी होती है। वंडरवॉल की 0.5 किलो कैलोरी होती है। कैसे याद रखोगे, देखिए इधर तो आप लिखना बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग से वीक बॉन्ड की तरफ जाएंगे हम लोग, स्ट्रॉन्ग टू वीक बॉन्ड की तरफ जाएंगे। तो यानी कि ट्रिक क्या बताई मैंने, सिम HD वाली है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की। बॉन्ड स्ट्रेंथ किस में देख रहे हैं, किलो कैलोरी में देख रहे हैं, ठीक है, किलो कैलोरी, ठीक है। पहले याद रख लीजिएगा बस 80, ठीक है, पहले याद रख लीजिएगा 80, 80। तो 80 के बाद इसका तुरंत आधा हो जाता है 40। मेटालिक बोलता है कि मैं भी 40 ही लूंगा, तो इसकी भी 40 है ना, तो 80, 40, 40। फिर यहाँ से जो है ये वीक है, तो वीक के पास अब बहुत ही कम होगा, यानी 3, 3 से फिर 1, ठीक है, फिर 1 से 0.5, ठीक, आराम से याद हो जाएगा। 80, 40, 40, 3, 1, 0.5, सिम HDV, ठीक है। अब अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ आपसे पूछा जाए किलो जूल में, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछा जाए किलो जूल में, तो क्या करोगे, किलो जूल में पूछा जाए तो 3 पॉइंट समथिंग होता है किलो कैलोरी को जब किलो जूल में कन्वर्ट करते हैं, तो लमसम 4 ही कर लेना आप। तो 4 से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो वो आपका किलो जूल होगा। तो यानी कितना आएगा, 200, 160, 160, 12, 4 और 2। तो ये इससे ना आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए इतने से ही। बॉन्ड कैसे याद रखोगे, सिम HD वाली, फिर 80, 40, 40, 3, 1, 0.5, और किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना। सॉरी 4 से नहीं, रुको ज्यादा हो गया ये, रुको 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 रुको,
5 से आएगा 4.18, हाँ 5 से आएगा। ये 5 से मल्टीप्लाई कर देना, ये 400 जाएगा, ये 200 जाएगा, ये 200 जाएगा, 5 5 5। अच्छा 5 से क्यों मल्टीप्लाई करें मैं आपको बता देती हूँ पहले। ये 5 से मल्टीप्लाई करने का क्या रीज़न है, क्योंकि देखो किलो कैलोरी आपने पढ़ा होगा ना, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, है ना। वैसे ही किलो कैलोरी को जब आप किलो जूल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करना पड़ता है, तो यहां पर जो 1 किलो कैलोरी होती है ना, 1 किलो कैलोरी जो होती है आपकी, वो कितने के बराबर होती है, 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 किलो जूल। तो 1 किलो कैलोरी 4.184 किलो जूल के इक्वल होती है। अगर केवल जूल अगर आप बोलोगे तो पॉइंट को हटा दो, ठीक है, और किलो जूल यानी 1000 से डिवाइड किया हमने, तो 1 किलो कैलोरी, बस इतना याद रखो, 1 किलो कैलोरी 4.184 जूल के बराबर होती है। आप पढ़ते हो ना सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हो, है ना, सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हो तो एक अगर आपका सेंटीमीटर है तो आप 1/100 करके 0.01 मीटर कर दोगे। तो वैसे ही 1 किलो कैलोरी को अगर आपको जूल में कन्वर्ट करना है तो 4.184, तो यहाँ 1 किलो कैलोरी 4.184, अब पॉइंट हटा के मैं सीधा इसको लमसम 5 ही मान लेती हूँ, ठीक है, तो 5 किलो जूल के बराबर होती है 1 किलो कैलोरी। 1 किलो कैलोरी जो है 5 किलो जूल के बराबर है, ठीक है। तो यहां पर 80 किलो कैलोरी कितने जूल के बराबर होगी, अगर 80 किलो कैलोरी है तो कितने किलो जूल के बराबर होगी, तो 1 किलो कैलोरी 5 के बराबर है तो 80 किसके बराबर होगी, 8 × 5 = 40, 400 किलो जूल के बराबर होगी। तो इसलिए 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं सब में, क्योंकि किलो जूल में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 400, 200, 200, 15, 5 एंड 2.5, ठीक है। तो अब यहां पर क्वेश्चन देखिए आप, ये वाला क्वेश्चन देखिए आप यहां पर, द इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी एटम इज 400 किलो जूल। 400 किलो जूल, इसको अगर मैं कैलोरी में बोलूं तो क्या करोगे आप, 400 है, कैलोरी में करोगे तो 5 से डिवाइड कर दोगे, यानी कि 80, ठीक है। तो 80 किलो कैलोरी, और इन्होंने जूल दिया तो 400 किलो जूल, किसका था ये आपका किसका था, सी वाले का, तो यानी कि कोवेलेंट। तो कैसा बॉन्ड होगा, कोवेलेंट, सेकंड आंसर हो जाएगा। पहले वाले में मैच करो, हाइड्रोजन का कितना होगा, इधर किलो कैलोरी में है ऊपर वाले में, तो ये पूरा चार्ट बना लो, सिम HD वाली, इधर लिख लो किलो कैलोरी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 80 40 40 3 1 0.5 किलो जूल, 7 के साथ में कन्वर्ट कर लो मल्टीप्लाई करके 5 से, तो यहाँ किलो कैलोरी में ही दिया गया है सब में। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले अगर देखें, यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड की 80 है तो कोवेलेंट बॉन्ड की थर्ड, सी की थर्ड कितने ऑप्शन में है, ये हट गया, ये वाला भी हट गया। उसके बाद देखते हैं अपन आयोनिक बॉन्ड, तो आयोनिक की कितनी है, 40, तो डी का चला गया सेकंड, डी का सेकंड कौन से ऑप्शन में, फोर्थ वाले में ही है, तो पहुंच गया आप आंसर पे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ गैसेस की सोलिबिलिटी पूछी जाती है आपसे, तो याद रख लीजिएगा, जो आपकी गैसेस हमने पढ़ी, कार्बन हो गया, ठीक है, जो आपकी गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, अमोनिया हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, इनकी क्या आपकी सोलिबिलिटी होती है, तो ये आपने देखना है यहाँ पर। ये पोलैरिटी तो आपको समझ में आ जाएगी ना, कौन पोलर है कौन नॉन पोलर शेयरिंग हो रही है,
ये शेयरिंग बता रहे हैं यहाँ पर। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का कितना होगा, 7 होगा, तो 3-3 की शेयरिंग, 3 ये इसको शेयर करा, 3 ये इसको शेयर करा, 3-3 की शेयरिंग, इक्वल शेयरिंग है तो नॉन पोलर। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 2 इसको शेयर करेगा, ये 2 ये इसको शेयर करेगा, इक्वल शेयरिंग है, नॉन पोलर। यहाँ पर देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, तो कितना होगा इसके पास, 4 चाहिए इसको, 2 इसको, 2 इसको, तो ये क्या करेगा, 2 इसके साथ शेयर करेगा, 2 ये इसके साथ, 2 ये इसके साथ, ये तो ये 2 आपस में शेयर करेंगे, 2 ये इसके साथ, 2 ये इसके साथ शेयर करेगा, तो इक्वल शेयरिंग हो रही है हर जगह से। तो कार्बन इस ऑक्सीजन को 2 शेयर कर रहा है और खुद भी इससे 2 शेयरिंग ले रहा है, कार्बन इस ऑक्सीजन को भी 2 शेयर कर रहा है, इससे 2 की ही शेयरिंग ले रहा है, तो इक्वल है तो नॉन पोलर शेयरिंग। अमोनिया में देखिए हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन के पास में 1 है, इसको एक और चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और नाइट्रोजन को चाहिए 3, तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन एक इसके साथ शेयर करेगा, एक इसके साथ शेयर करेगा, वेट फॉर अ सेकेंड, वेट, यहाँ पे पोलार जो है ना वो हाइड्रोजन बॉन्ड के अकॉर्डिंग बताई गई है, राइट, शेयरिंग के ऊपर नहीं है, सो सॉरी, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर यहाँ पर बेस्ड है, ठीक है। चलिए ये छोड़ो, जो मेन इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर बेस्ड है, तो यहाँ पर ये पोलार, ठीक है, फिर ये नॉन पोलार। सोलिबिलिटी से क्वेश्चंस आते हैं, तो सोलिबिलिटी याद रखेगा कि अमोनिया की सोलिबिलिटी जो है सबसे ज़्यादा यहाँ है, हाइड्रोजन सल्फाइड की दी गई है, फिर यहाँ पर 1860, उसके बाद में फिर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की 0.97, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये है ऑक्सीजन की 0.03 ग्राम पर लीटर, फिर यहाँ पर नाइट्रोजन की दी गई है, तो ये याद रखेगा किसकी सबसे ज़्यादा है, तो इसकी, देन इसकी, फिर उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसके बाद में ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा किसकी होगी, यहाँ पर अमोनिया, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी पूछी गई है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो इस चार्ट को देख के। एक क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड दैट कैन फॉर्म बिटवीन NH2 हाइड्रोजन एंड वाटर इज, तो कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं, तो NH2 का अगर आप देखोगे तो यहाँ पर NH2 फिर NH2 है ना, तो ये NH2 हो गया, ये NH2 हो गया, तो कितने बन रहे हैं, 1 2 1 2, कितने हो गए टोटल, 4, तो क्या आएगा इसका 4, ठीक है। ये वाला तो हमने कर लिया है, वीकेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड किस में होगा। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो देखेंगे सोल्ट ब्रिज के बारे में। तो सोल्ट ब्रिज क्या होता है, सोल्ट ब्रिज इन प्रोटीन आर द बॉन्ड दैट बिटवीन a positively charged residue that are sufficiently close to each other to experience electrostatic interaction। तो यहाँ पर क्या है, सोल्ट ब्रिज कहाँ फॉर्म होता है प्रोटीन्स में, अपोजिटिवली चार्ज रेसिड्यू के बीच में फॉर्म होगा, किसके बीच में, अपोजिटिवली चार्ज, यानी अपोजिटिव चार्ज यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो अपोजिट चार्ज के बीच में ये बॉन्ड फॉर्म होगा, दैट आर सफिशिएंटली क्लोज टू ईच अदर, और वो भी कैसे, जो क्लोज होंगे एक दूसरे के, जैसे कि यहाँ पर मान लो ये पॉजिटिव है, मान लो ये नेगेटिव है, तो अगर ये बहुत क्लोज है एक दूसरे के तो सोल्ट ब्रिज यहाँ फॉर्म होगा। क्यों, क्योंकि क्या एक्सपीरियंस करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन जो है यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। तो सोल्ट ब्रिज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, अपोजिटिवली चार्जेस के बीच में होगा, ठीक है, अपोजिटिवली चार्जेस के बीच में यहाँ पर होगा, चार्जेस रेसिड्यू के बीच में, दैट आर सफिशिएंटली क्लोज टू ईच अदर। उसके बाद में यहाँ पर है, क्योंकि ईच अदर टू एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, ये देखो आप यहाँ पर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है यहाँ पर, तो यहाँ क्या देखने को मिलेगा आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन का मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, तो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव इंटरेक्शन है ना, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव इंटरेक्शन होता है चार्ज मॉलिक्यूल के बीच का, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर या तो ये रिपेल करेंगे या तो ये अट्रैक्ट करेंगे, तो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव इंटरेक्शन होगा आपका यहाँ पर दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में, तो दो अपोजिट चार्ज के बीच में सोल्ट ब्रिज बनता है और दोनों क्या एक्सपीरियंस करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, इधर अट्रैक्टिव इधर रिपल्सिव।
सो एज अ कंसिक्वेंस सोल्ट ब्रिज में डिस्टेबलाइज द स्ट्रक्चर ऑफ द फोल्डेड प्रोटीन। तो सोल्ट ब्रिज क्या कर सकता है, डिस्टेबलाइज कर सकता है स्ट्रक्चर ऑफ फोल्डेड प्रोटीन, ठीक है। तो डिस्टेंस के ऊपर बेस्ड है कि मान लो कि बहुत क्लोज क्लोज है पॉजिटिव और नेगेटिव, या दूर दूर है, तो डिस्टेंस बेस्ड है ये कि आपका कैसा इंटरेक्शन होगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, ठीक है। तो डिस्टेंस के ऊपर बेस्ड करेगा ये। तो इसे क्वेश्चन भी पूछा गया था। देन यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, ये तो आपको पता चल गया इलेक्ट्रोस्टैटिक सोल्ट ब्रिज कहाँ फॉर्म होता है। तो सोल्ट ब्रिज आपका दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में फॉर्म होगा और पॉजिटिव चार्ज के बीच में फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन जो है वो क्रिएट होगा, और सोल्ट ब्रिज क्या कर सकता है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिस्टेबलाइज कर सकता है। इसके बाद में फिर नेक्स्ट यहाँ देखते हैं डायापोल 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 इंटरेक्शन के बारे में। तो डायापोल डायापोल इंटरेक्शन के बारे में क्या है, यहाँ पर when two uncharged atoms are brought very close each other, their surrounding electron cloud influence each other. Random variation in the position of electron around one nucleus may create a transient electrical dipole, which induce a transient oppositive charge electric dipole in the nearby atom. Two dipole weakly attract each other, bringing the two nuclei closer. The weak attraction are called van der Waals attraction. तो van der Waals कैसा attraction है, weak attraction है, जिसको आप लंडन फोर्स भी बोलते हो। सो टू डायपोल वीकली अट्रैक्ट ईच अदर ब्रिंगिंग द टू न्यूक्लियाई क्लोजर। जब आप बहुत क्लोज लेके आ जाओगे उनके न्यूक्लियाई को, दो डायपोल, ये डायपोल क्या नहीं करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे जब ये बहुत क्लोज होंगे, और जब ये दूर होंगे तो ये अट्रैक्ट करेंगे। क्लोज होंगे तो रिपल्शन शो करेंगे, दूर होंगे तो ये अट्रैक्शन शो करेंगे, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जो आपके दूर के दोस्त होते हैं उनके साथ आपकी अच्छी पड़ती है, जिनके साथ आपका डेली मिलना जुलना, उनके साथ लड़ाइयाँ बहुत होती हैं। तो यानी जो क्लोज होंगे इनके साथ रिपल्शन ज़्यादा है, दूर ज़्यादा है तो अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो ये देखने को मिलता है आपको डायपोल 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 इंटरेक्शन में, जो कि डिस्टेंस के ऊपर बेस्ड कर रहा है आपका कि आपका दूर है या क्लोज है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड एटम ए एंड बी इज मोस्ट सेंसिटिव टू डिस्टेंस। तो मोस्ट सेंसिटिव टू डिस्टेंस, डिस्टेंस सेंसिटिव कब होगा ये यहाँ पर पूछा गया है। तो डिस्टेंस सेंसिटिव के बारे में आप जब आप बात करते हो तो या तो डिस्टेंस सेंसिटिव में क्या होगा, अगर वो बहुत क्लोज हैं तो रिपल्शन करेंगे, और दूर हैं तो अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो ए एंड बी इज मोस्ट सेंसिटिव टू डिस्टेंस, यानी कि ये बहुत करीब करीब अगर हैं तो क्या करेंगे, करीब करीब है, डिस्टेंस करीब करीब है इनकी, तो क्या करेंगे ये रेपेल करेंगे एक दूसरे को, क्या करेंगे, रेपेल करेंगे एक दूसरे को। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, जो हाइड्रोजन बॉन्ड आपका फॉर्म होता है, हमने देख लिया कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेस्ड होता है, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है 0.9 होना चाहिए तभी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड आपने ये भी देख लिया कि वीकर होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। एक चीज और याद रखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ये कैसे बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है यहां पर जब आप देखोगे तो एंगल जब आप देखोगे तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पर देखिए, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, वाटर यहाँ बनाया गया, सॉरी वाटर नहीं है यहाँ पर देखो ये कोई हाइड्रोकार्बन चेन लगी हुई है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। तो यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बनता है ना, क्योंकि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है 0.9 से ज़्यादा है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर कैसे बना हुआ है, यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट है ना, बिल्कुल स्ट्रेट इस तरीके से 180 डिग्री एंगल पे। तो ये स्ट्रॉन्ग बना हुआ है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है। लेकिन ये देखिए जब थोड़ा सा यहाँ पर टिल्टेड है, ठीक है, यानी कि ये जो एंगल है ये एंगल कैसा है, कुछ इस तरीके से ये एंगल, ठीक है, 180 डिग्री नहीं है। जैसे आपने एंगल्स पढ़े होंगे ना, कब 30 डिग्री होता है, कब आपका 60 डिग्री होता है, कब आपका 90 डिग्री होता है ना, ये आपने पढ़े होंगे। तो यहाँ पर जब ये 180 डिग्री से ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या नहीं होगा, यहाँ पर वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो यानी 180 डिग्री पे आपका स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, यहाँ से पता चला, और इससे कम या ज़्यादा पे वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख भी सकते हो आप, क्वेश्चन भी यहाँ पर है कि अ प्रोटीन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है यहाँ पर अगर फॉर्म होगा तो मोस्ट फेवरेबल कब होगा, जब 180 डिग्री के एंगल पे बनेगा, तब आपका मोस्ट फेवरेबल हाइड्रोजन बॉन्ड या स्ट्रॉन्ग या फिर फेवरेबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
हाइड्रोजन बॉन्ड इन प्रोटीन अकर व्हेन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम compete फॉर द सेम हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है? जब दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब है जिनकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट जिनका कंप्लीट नहीं है, तो अपना ऑक्टेट या वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, किसी दूसरे के साथ में इलेक्ट्रॉन जो है उनको लेने के लिए कॉम्पीट करेंगे। तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे बनता है। तो यहाँ पर एंगल आपको दिया गया है, द एंगल बिटवीन डोनर एंड रिसेप्टर बनाया गया, आपको बताना हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ मोस्ट फेवरेबल बनेगा। तो हमें पता है कि 180 डिग्री के एंगल पे बनेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा गया है 100, यहाँ लिखा गया है 180 और यहाँ लिखा गया है 200। तो 180 पे जहाँ आपको पीक दिख जाए तो यानी कि वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है, सबसे फेवरेबल वही कंडीशन है। तो यहाँ पर तो नहीं है। यहाँ पर देखिए 180 पे सबसे छोटी पीक है, ये भी नहीं है। बी वाले में देखिए यहाँ पर ये आपका क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपकी सबसे लंबी पीक दिख रही है, यानी ये वाला आपका क्या है, कहीं ना कहीं मोस्ट फेवरेबल होगा इन तीनों में से। तो ओनली क्या होगा आपका, बी वाला, यानी सेकेंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये बेसिक आपका कंप्लीट होता है। बाकी मैं आपको 1 बाय 1 जो है सारी चीज़ें समझाऊंगी कि कैसे आपका अमीनो एसिड जो है या फिर न्यूक्लियोटाइड जो है या फैटी एसिड, इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको न्यूक्लियोटाइड का आज बता देती हूँ, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड डीएनए और आरएनए आप मोल बायो में पढ़ते हो मेनली। अभी मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू इसका दे देती हूँ न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है, क्योंकि इतना डीप में तो हम पढ़ेंगे नहीं इसको, क्योंकि डीएनए और आरएनए का अलग चीज़ हो जाती है जो कि आपकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आएगी। तो आज मैं न्यूक्लिक एसिड का जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो आपको बता देती हूँ न्यूक्लिक एसिड्स का। उसके बाद कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोटीन्स। थोड़ा सा न्यूक्लिक एसिड के बारे में बता देती हूँ मैं आपको। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं आपके, डीएनए और आरएनए। डीएनए क्या होता है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइट। तो यहां से क्या चीज आपको समझ में आ रही है, राइबो यानी कैसी शुगर होगी, राइबोज शुगर होगी। कितने कार्बन की होगी, 5 कार्बन की। इधर भी समझ में आ रहा है, राइबोज शुगर है और 5 कार्बन की है। इसमें डीऑक्सी लगा हुआ है, डीऑक्सी का मतलब है ऑक्सी यानी ऑक्सीजन, डी का मतलब एब्सेंट, या कहीं ना कहीं ऑक्सीजन एब्सेंट है। तो डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी, जिसे हमने समझा कि डीएनए में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन एब्सेंट होगी, और कैसी शुगर होगी, राइबोज। तो यहाँ पर ये मान लो राइबोज शुगर है, तो यहाँ पर जब 2 प्राइम पर ऑक्सीजन एब्सेंट होगी, केवल हाइड्रोजन होगी, तो आपकी क्या होगा, डीएनए। लेकिन इसी राइबोज शुगर में अगर आपका ये सेकंड पोजीशन पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो आपका क्या होगा, आरएनए। तो एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि हु इज मोर स्टेबल, डीएनए और आरएनए। सो डीएनए इज मोर स्टेबल। उनमें से उसकी स्टेबिलिटी का एक रीजन तो होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एट 2 प्राइम पोजीशन, क्योंकि अगर यहाँ ऑक्सीजन होगी तो ऑक्सीजन क्या करेगी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगी ये किसी दूसरे के ऊपर। क्या करेगी, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगी, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि डीएनए ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ऑक्सीजन है नहीं इसकी 2 प्राइम पर, न्यूक्लियोफिलिक अटैक का झंझट खत्म। ठीक है, 3 प्राइम पर ऑक्सीजन है, ये करेगी न्यूक्लियोफिलिक अटैक, लेकिन ये क्या बनाएगी, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अभी के लिए बेशक बस इतनी चीज याद रखिएगा कि डीएनए की 2 प्राइम पर ऑक्सीजन एब्सेंट होती है और आरएनए की 2 प्राइम पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। अब डीएनए और आरएनए का कंसेप्ट तो बाकी सेम है, केवल राइबोज शुगर में डिफरेंस है, वो हमने देख लिया। बाकी देखिए यहाँ ये होती है राइबोज शुगर, क्योंकि डीएनए और आरएनए किससे मिलके बनते हैं, आपके न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनते हैं। अभी हम न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो राइबोज शुगर है, यहाँ क्या अटैच होगा आपका, कोई भी नाइट्रोजनस बेस अटैच होगा। कोई भी नाइट्रोजनस बेस अटैच होगा। नाइट्रोजनस बेस आपके प्यूरिन और पिरामिडीन होते हैं, प्यूरिन और पिरामिडीन होते हैं। प्यूरिन की क्या ट्रिक होती है, प्योर एज गोल्ड, ऐसे याद रखिएगा, प्योर एज गोल्ड। तो यानी ए और जी ये इसमें आ जाएगा, यानी ए और जी, एडेनिन और ग्वानिन। और पिरामिडीन की क्या होती है, पिरामिडीन की होगी आपकी कट,
पिरामिडिन की क्या होगी, कट, ठीक है। तो प्यारी कट, ठीक है। तो जो आपकी प्यारी थी उससे कनेक्शन आपका कट हो गया, तो ऐसे याद रख सकते हो। तो पिरामिडिन का क्या होगा, CUT, साइटोसिन, यूरासिल एंड थायामिन, ठीक है। तो यहां पर ये चीज होती है। तो पिरामिडिन और प्यूरिन का आई होप क्लियर है। और प्यूरिन में जब आप देखोगे तो प्यूरिन के स्ट्रक्चर में आपको 9 कार्बन वाली रिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। और यहाँ टोटल 6 कार्बन वाली ही एक सिंपल रिंग आपको देखने को मिलेगी इस तरीके से। और इसमें देखने को मिलेगी 6, तो इसमें फिर 7, 8, 7, 8 इस तरीके से, इसमें इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, 7, 8, 9 इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ होगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6, नेमिंग याद रखिएगा इसकी, ठीक है। इसकी भी नेमिंग याद रखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा। अब यहां पर जो एडेनिन और ग्वानिन है, इसमें याद रखिएगा एक्सेप्ट 5, जो 5th पोजीशन है ना, इसके अलावा जितने भी ओड पोजीशन है, ओड तो समझते होगे ना, 1 3 7 है ना, ये सारे जितने भी ओड पोजीशन आपकी बच गई, इन सब के ऊपर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। तो इतनी चीज याद रखिएगा प्यूरिन के बारे में, ठीक है। इतनी जो चीज है इसको नोटबुक में ड्रॉ कर लीजिएगा, 1-2 बार देखिएगा क्या बोला है मैंने, ठीक है। क्योंकि बहुत शॉर्ट में करवाना है मुझे, इन डेप्थ में नहीं लेके जाऊंगी, क्योंकि ये आपका मोलिकुलर बायोलॉजी का टॉपिक है। लेकिन क्योंकि ये बायोकेमिस्ट्री में आता है तो इसलिए इसको मैं बता रही हूँ यहाँ पे। तो प्यूरिन का आपको पता है, प्यूरिन का बता दिया मैंने, इस तरीके से 9 कार्बन की रिंग है, ठीक है। नेमिंग हमेशा याद रखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और प्यूरिन की कैसे होती है, ये तो पिरामिडिन की है, सॉरी ये प्यूरिन की है, ये नाम छोटा है रिंग बड़ी है, प्योर एज गोल्ड मैंने इसकी ट्रिक आपको बताई। पिरामिडिन नाम बड़ा है, रिंग छोटी है, 6 कार्बन वाली ही है, इसमें क्या है, CUT। इसकी नेमिंग याद रखिएगा, 1 2 3 4 5 6। इसके अलावा एक बात याद रखिएगा, प्यूरिन में एक्सेप्ट 5 के अलावा जितने भी ओड नंबर के पोजीशन हैं उसमें क्या होता है, उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। ओड नंबर जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ठीक है। तो 5 के अलावा, 5 तो मैंने हटा दिया, 5 पे नहीं होगा, एक्सेप्ट 5, जो बाकी बच गया 1 3 7 9, इन सब पे नाइट्रोजन होगा, ठीक है। ये क्लियर, इतनी क्लियर है, बेसिक स्ट्रक्चर हो गया क्लियर। अब इसके बाद इसको समझाना बहुत आसान हो जाता है। तो एडेनिन को एक और नाम से हम क्या बोलते हैं, 6 अमीनो प्यूरिन, क्या बोलते हैं, 6 अमीनो प्यूरिन। यानी कि इसके 6th पोजीशन पर अमीनो ग्रुप जब लग जाएगा तो आप इसको क्या बोल दोगे, इसको बोल दोगे एडेनिन। समझ में आ गया, बस इतनी सी बात है। फिर उसके बाद में ग्वानिन, ग्वानिन का नाम क्या होता है, 6 ऑक्सी 2 अमीनो प्यूरिन, 2 अमीनो प्यूरिन। फिर वापस से इसका बेसिक स्ट्रक्चर ही बना लेते हैं, इसको हटा देते हैं। तो जब इसके 6th पोजीशन पर ऑक्सी और 2nd पोजीशन पर अमीनो ग्रुप लग जाएगा तो ये आपका ग्वानिन हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर इसका याद है तो आप तुरंत बना लोगे स्ट्रक्चर। आइडेनिन बोला तो 6वें पे NH2 लगा दो, ग्वानिन बोला तो 6वें पे ऑक्सी और 2nd पे अमीनो लगा दो, बन गया आपका ग्वानिन, ठीक है। अब बात करते हैं पिरामिडिन की। पिरामिडिन में आपको क्या चीज याद रखनी है, पिरामिडिन में पहले याद रखना यूरासिल। यूरासिल में कैसे याद रखोगे, U420, यानी तुम क्या हो, तुम 420 हो, U420, U420। तो यूरासिल में क्या है, 4 और 2 पे क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा, यानी कि 2nd पोजीशन पर ऑक्सीजन और 4th पोजीशन पर ऑक्सीजन आएगा, ये हो गया आपका यूरासिल। फिर आता है थायामिन। थायमिन क्या बोलता है, थायामिन तुम यानी T यानी थायामिन,
थायमिन, यू यानी यूरासिल, थायमिन बोलता मैं यूरासिल जैसा ही हूँ, बस क्या है मेरे पास, मिथाइल है, ठीक है, एम, ठीक है, तो मेरे पास क्या है, मिथाइल है, तो इसके पास क्या होगा, इसके पास 5th पोजीशन पर मिथाइल लगा दो, ये बन गया आपका क्या, थायमिन, ठीक है। थायमिन यूरासिल जैसा ही है, क्योंकि आपको पता होगा कि डीएनए में थायमिन होता है और आरएनए में यूरासिल होता है, तो दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, डिफरेंस ये होता है कि थायमिन के 5th पोजीशन पर क्या होता है, मिथाइल ग्रुप होता है। तो कभी अगर आपसे पूछा जाए वाई डीएनए इज द मोर स्टेबल देन आरएनए, तो डीएनए ज्यादा स्टेबल इसलिए होता है, पहला तो इसके 2 प्राइम पर ऑक्सीजन नहीं होता, और दूसरा इसके पास थायमिन होता है जिसके पास मिथाइल ग्रुप होता है, इसलिए डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है। फिर बचा क्या आपका, साइटोसिन। तो साइटोसिन में क्या हो जाएगा आपका, साइटोसिन में आपका केवल साइटोसिन के केस में क्या होगा, साइटोसिन के केस में सारी चीजें सेम रहेंगी आपकी, सॉरी ग्वानिन के केस में, हाँ हाँ साइटोसिन के केस में, तो साइटोसिन के केस में क्या होगा आपका, इसके लिए कैसे ट्रिक बनाओगे आप, बाकी तो देखो जो यहाँ पर बाकी के बचेंगे ना, इसके अगल बगल के जो जो भी बचते जाएं, जैसे सेकंड से पहले एन है तो यहाँ एनएच लगा दो, 3 पे एनएच लगा दो, ठीक है, इसमें ज्यादा टफ टास्क नहीं है, दोबारा बता देती हूँ एक बार और, साथ के साथ में बनाते चलना ताकि साथ के साथ में याद हो जाए आपको। ये 6 कार्बन की रिंग है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इसमें मैंने क्या कहा कि यूरासिल में सेकंड पे और 4 पे ऑक्सीजन है, ठीक है, तो बाकी नाइट्रोजन हमें पता चल गया कि इससे पहले नाइट्रोजन लगा दो, इससे भी पहले नाइट्रोजन लगा दो, ये बन गया यूरासिल। थायमिन ने क्या बोला, मेरे पे केवल मिथाइल ग्रुप लगा दो, तो मैं बन गया थायामीन, ठीक है, हमने बोला चलो ठीक है। उसके बाद में फिर यहां पर आता साइटोसिन, साइटोसिन क्या बोलता है, साइड हो, साइड, साइटो, साइटो यानी साइड, साइड किसको कर देता है, इसको बोलता है, वापस से बेसिक यूरासिल का बना लेते हैं क्योंकि यूरासिल से सारे स्ट्रक्चर हो जाएंगे, तो ये बोलता है साइड हो, इस ऊपर वाले ऑक्सीजन को, टॉप पे मैं बैठूंगा, तो टॉप पे कौन बैठ जाता है, NH2, बस सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है, कोई यहाँ पर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, चीजें क्लियर है। पिरामिडिन का स्ट्रक्चर जो है 9 कार्बन की रिंग होगी इसमें, और प्यूरिन के स्ट्रक्चर में 6 कार्बन की रिंग होगी, नेमिंग होगी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इस तरीके से नेमिंग होगी। तो यहां पर क्या है, ये है पिरामिडिन, ये है प्यूरिन, ये पिरामिडिन है, ये है प्यूरिन। तो पिरामिडिन में क्या होता है, पिरामिडिन के केस में मैंने क्या कहा, एक्सेप्ट 5 के अलावा जितने भी ओड नंबर वाले हैं 1 3 7 9 सब पे नाइट्रोजन लगा दो, नाइट्रोजन लगा दी। फिर मैंने क्या कहा, अगर एडेनिन है तो एडेनिन का नाम याद रख लो, 6 अमीनो प्यूरिन, और ग्वानिन का याद रख लो 6 ऑक्सी 2 अमीनो प्यूरिन, बस 6th वाले पे NH2 ग्रुप लगा दो, अमीनो यानी NH2, और 6th वाले पे अगर ऑक्सी ग्रुप लगा रहे हो और सेकंड वाले पे अमीनो ग्रुप लगा रहे हो तो क्या हो जाएगा आपका, ग्वानिन। प्यूरिन में मैंने क्या कहा, प्यूरिन में याद रखना आपको यूरासिल का स्ट्रक्चर, सारे काम बन जाएंगे। यूरासिल में U420 यानी सेकंड और फोर्थ पे क्या लगा दोगे, ऑक्सीजन लगा दोगे, और इनसे पहले नाइट्रोजन लगा दोगे इधर और इधर, ये यूरासिल हो गया। फिर थायमिन क्या बोलता है, तुम जैसा ही हूं मैं भी, TUM, तो थायमिन यूरासिल को बोलता है कि तुम जैसा ही हूं, केवल मेरे पास मिथाइल है, मिथाइल ग्रुप यानी CH3 ग्रुप है, तो ये क्या बोलता है, 5वें पे बैठ जाऊंगा मैं, ठीक है। उसके बाद आता है ग्वानिन, साइटोसिन, साइटोसिन जो है वापस से यूरासिल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। साइटोसिन क्या बोलता है, साइड हो, टॉप वाले को बोलता है टॉप पे मैं बैठूंगा, तू साइड हो, तो साइटोसिन इस टॉप वाले को हटा देता है और यहाँ पर क्या बना देता है, NH2। ये हो गया आपका पिरामिडिन के और प्यूरिन के स्ट्रक्चर्स। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, अब आपको दिक्कत नहीं आएगी आई थिंक इसको बनाने में कभी भी, ठीक है। तो एक चीज हमने समझी
कि ये राइबो शुगर है यहाँ पर, डीएनए आरएनए में क्या है, राइबो शुगर। 2 प्राइम का ही डिफरेंस होता है, 2 प्राइम पर अगर ऑक्सीजन है तो आपका आरएनए, नहीं है तो आपका डीएनए। यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस होगा, कुछ भी हो सकता है, एटीजीसी कुछ भी। कौन से बॉन्ड के थ्रू होगा आपका, ये होगा आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। और यहां पर कौन अटैच होगा, यहां पर 5th पोजीशन पर आपका COOH होगा एक तो, है ना। तो यहां पर कौन अटैच होगा आपका, यहां पर आपका अटैच होगा फोस्फेट ग्रुप। फोस्फेट भी कैसा, ट्राईफोस्फेट। अगर केवल इतना स्ट्रक्चर है ना बिना फोस्फेट के, तो इसका आप बोल देते हो न्यूक्लियोसाइड। लेकिन जब इसमें आप फोस्फेट भी ऐड कर देते हो तो इसको बोल देते हो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो फोस्फेट हम ऐड कर रहे हैं, 3 फोस्फेट। फोस्फेट कुछ इस तरीके से होगा। अब फोस्फेट क्या होता है, फोस्फोरिक एसिड होता है। यहाँ क्या होता है, फोस्फोरिक एसिड होता है। फोस्फोरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है H3PO4-। ठीक है, तो H3PO4- यानी कि H3PO4-, 3 H होंगे। 3 H मान लो, एक इधर H लगा दिया मैंने, एक मैंने इधर H लगा दिया, ठीक है, एक इधर H लगा दिया। अब होता क्या है ना, यहां पर ये तो देखो, ये तो हो गया एल्कोहल। क्या हो गया, एल्कोहल। OH एल्कोहल, एल्कोहल OH ही होता है ना, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्कोहल और एसिड के बीच में रिएक्शन होगी और बॉन्ड बनेगा एस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा, एस्टर बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड यहां बनेगा। समझ में आ रही है बात। यहां पर क्या है, यहां पर मैंने जब फोस्फेट आप लगाते हो तो फोस्फरिक एसिड बनाते हो। जो राइबो शुगर है इसके 5th पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप इस तरीके से अटैच होगा। यहां पर आप क्या लगा रहे हो, फोस्फेट लगा रहे हो। फोस्फेट में फोस्फरिक एसिड होता है जिसका फॉर्मूला होता है H3PO4। तो एक P होता है, इसके अलावा क्या होता है, 3 H होते हैं और 4 ऑक्सीजन होते हैं। तो 4 ऑक्सीजन बना दिए मैंने। इसके अलावा 3 H होंगे, तो 3 H मैंने बना दिए यहाँ पर। अब यहाँ पर होता क्या है ना, इसी तरीके से और स्ट्रक्चर भी होंगे। ये फोस्फोरिक एसिड जो है 3 बार होगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है एल्कोहल, ये क्या है, ये है एल्कोहल। ये हो गया आपका एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन हुई यहाँ पर, और रिएक्शन होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा इन दोनों के बीच वो बनेगा एस्टर बॉन्ड। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोस्फो एस्टर बॉन्ड। तो यहाँ कैसा बॉन्ड बनेगा, फोस्फो एस्टर। तो कुछ इस तरीके से बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से बॉन्ड बनेगा, ये CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर बनेगा O, फिर यहाँ फोस्फेट, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OH। सेम आगे वाले के साथ भी यहाँ क्या होता जाएगा, क्योंकि यहाँ OH है, यहाँ पर भी OH होगा, तो यहाँ पर H2O बाहर निकलेगा। तो यहाँ तो H2O निकल रहा है, तो यहाँ कौन सा बॉन्ड बनेगा, फोस्फेट, फोस्फेट के बीच में बन रहा है, तो फोस्फो एनहाइड्रिक बॉन्ड बनेगा, क्योंकि यहाँ कोई एसिड नहीं है। राइबो शुगर के साथ जो अटैच है वहां एसिड है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर फिर जो बॉन्ड बनेगा, ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, इन 2 फोस्फेट के बीच में फोस्फो एनहाइड्रिक बॉन्ड, फोस्फो एनहाइड्रिक बॉन्ड। एक चीज आप देख रहे हो, फोस्फेट की वैलेंसी कितनी है, इस तरीके से मैं बना रही हूं। तो 5 वैलेंसी है, 1 2 3 4 5, 5 वैलेंसी है फोस्फेट की, याद रखिएगा। तो इस तरीके से आई होप आपको बॉन्ड समझ में आ गया होगा, कहाँ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, कहाँ फोस्फोएस्टर बॉन्ड है और कहाँ फोस्फो एनहाइड्रिक बॉन्ड है। क्लियर है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। ये एक न्यूक्लियोटाइड जो है, यहाँ पर फोस्फेट का मैंने समझा दिया, नाइट्रोजनस बेस का समझा दिया। ये एक फोस्फेट जो है अगले न्यूक्लियोटाइड के साथ में जुड़ा होता है फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। तो होता क्या है ना, यहाँ पर 3 प्राइम पर इसका OH होता है और यहाँ पर क्या होता है CH2COOH। ठीक है, सेम यहाँ पर वही फोस्फेट लगे होते हैं 3। तो ये जिसका ऑक्सीजन है ना, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट होता है। क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर डबल बॉन्ड O होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन, फिर यहाँ OH और यहाँ ऑक्सीजन, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करता है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको बोलेगा अटैक करेगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक, इसके ऊपर क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। ये बोलता है कि
फॉस्फेट की मेरे को 5 वैलेंसी चाहिए, मेरी तो कंप्लीट है, मैं क्या करूंगा? ये बोलते मेरी तो 5 वैलेंसी चाहिए, मेरे पास तो कंप्लीट है, मेरे को नहीं वो करना, पार्टिसिपेट करना। फिर ये बोलता नहीं मेरे को तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करना ही है, तो ये बोलता भाई बगल वाले पे कर ले, इधर जाके कट कर देता है। तो ये जो फॉस्फेट है ये पायरोफॉस्फेट के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। क्या हो जाता है? पायरोफॉस्फेट के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। और ये जो आपका यहाँ ये हाइड्रोजन जो है ये बोलता है मैं तो जा रहा हूँ भाई, तू किसी और के साथ न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो थर्ड जो पोजीशन है, इस पे जो कार्बन है यहाँ पर जो है ये इसके साथ में बॉन्ड बना ले रहा है। इसके साथ क्या बना ले रहा है? इसके साथ में ये यहाँ पर बॉन्ड बना ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर एल्कोहल जो है इसके साथ बॉन्ड बना ले रहा है इस फॉस्फेट के साथ, जो कि इसकी 5th पोजीशन पर है, और ये 3 प्राइम का OH। तो इस तरीके से जो ये वाला बॉन्ड होता है इसको क्या बोलते हैं? फोस्फो एस्टर ही बन रहा है, ये भी एस्टर बॉन्ड ही बन रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था ये जो फॉस्फेट होता है क्या होता है? फोस्फोरिक एसिड होता है। मैंने कहा था ना ये फोस्फोरिक एसिड है, H3PO4। तो एसिड है, ये फोस्फोरिक एसिड है, और ये OH आपका एल्कोहल है। तो एसिड और एल्कोहल के बीच बॉन्ड बनता है तो कैसा बनता है? फोस्फो एस्टर। लेकिन हमने देख लिया कि एक फोस्फो एस्टर तो हमने देख लिया कि राइबो शुगर के साथ ही बना रहा है ये, तो इसलिए इसका नाम रख दिया फोस्फो डाई एस्टर। दूसरा एस्टर बॉन्ड बन रहा है तो इसका नाम रख दिया फोस्फो डाई एस्टर। कुछ चीजें समझ आई कि इस तरीके से आपका राइबोज शुगर है, यहां पर ये जो है नाइट्रोजनस बेस के साथ जुड़ा होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। इसके 2 प्राइम पर मान लो ये DNA है तो ऑक्सीजन एब्सेंट ही है। इसके अलावा यहाँ पर CH2 C डबल बॉन्ड O, क्योंकि यहाँ पर जो है COOH और यहाँ पर बॉन्ड बन गया ना, यहाँ पर ऑक्सीजन फोस्फेट ऑक्सीजन फोस्फेट ऑक्सीजन फोस्फेट, और इस तरीके से जो है OH OH OH। और ये जो बॉन्ड था मैंने बताया था यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड था और यहाँ पर OH था, तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बना? फोस्फो एस्टर। क्योंकि आपका क्या होता है? फॉस्फेट H3PO4 माइनस, फोस्फोरिक एसिड होता है ये क्या होते हैं? फोस्फोरिक एसिड। इसके बाद हमने देखा कि ये वाला जो ऑक्सीजन है ये अगले वाला जो आपका यहां पर होगा स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड का, तो यहां पर जो आपका CH2 C डबल बॉन्ड O और यहां पर जो है ये जो आपका फोस्फोरिक एसिड है, फोस्फेट के ऊपर ये अटैक करेगा, तो फोस्फोरिक एसिड के ऊपर अटैक करेगा और इसको ब्रेक कर देगा और इन 2 फोस्फेट को हटा देगा। तो यहां पर जो ये बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन इसको छोड़ के निकल लेता है कि भाई तू तो फोस्फोएस्टर बॉन्ड बना रहा है किसी दूसरे के साथ। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है ये भी एल्कोहल और एसिड, ये क्योंकि फोस्फोरिक एसिड है, ये एल्कोहल था OH, तो यहाँ भी फोस्फो एस्टर बनेगा। लेकिन पहचान करने के लिए कि ये दूसरा एस्टर है इसलिए इसका नाम रख देते हैं फोस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। आई होप आपको क्लियर है कि क्या होता है आपका न्यूक्लियोटाइड, क्या होता है न्यूक्लियोसाइड, क्या होता है प्यूरिन, क्या होता है पिरामिडिन, और किस तरीके से आपके जो बॉन्ड है वो बनते हैं। आई होप ये चीज़ें क्लियर हैं। तो न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको करवा दी। बाकी DNA और RNA में केवल मैं आपको करवाऊंगी BDNA, ADNA, ZDNA, इनका मैं एक डायग्राम ले आऊँगी फ्लो चार्ट, जिसमें आपका डिफ्रेंशिएट कर रखा होगा किस में क्या होता है, केवल वो चार्ट से ही कंप्लीट करवा दूंगी। बाकी प्यूरिन पिरामिडिन ये मैंने करवा दिया। बाकी और मैं प्रेजेंटेशन लेके आऊँगी तो डायग्राम से मैं आपको दिखा भी दूंगी प्यूरिन पिरामिडिन। इसके अलावा फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैसे बन रहा है, कैसे एस्टर बॉन्ड बन रहा है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट लर्निंग। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये सीरीज़ मेरे को चालू रखनी है या नहीं रखनी, क्योंकि मेहनत मैं तभी करूँ जब आप लोग बायोकेमिस्ट्री पढ़ना चाह रहे हो, है ना। अदरवाइज देयर इज़ नो मीनिंग कि मैं इतनी मेहनत करूँ इस चीज़ के पीछे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।